हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत वर्क ऑफ वेरियस साइंटिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या कार्य किए हैं। पिछली पार्ट में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हमने आपको इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। Today we discuss about the work of various scientists in the field of microbiology. First we discuss about A.B. Leeuwenhoek. A.B. ल्यूवेनहॉक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये एक डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये एक मूलतः तो ये एक कपड़े के व्यापारी रहे हैं, लेकिन जो भी इन्हें फुर्सत के पल मिलते थे उस दौरान ये जो गिलास है, कांच जिसे बोलते हैं हम, तो कांच को घिस के और उन्हें विभिन्न शेप दिया करते थे। तो उसी इंटरेस्ट के कारण इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उस माइक्रोस्कोप की सहायता से या इन माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता था। इन्हें ही फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रथम सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो इनका बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रहा है और ये महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो जीवों को देखा उन्हें इन्होंने एनिमलकुलस या एनिमलक्यूल्स नाम उन्हें दिया था। इनके योगदान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इनका योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को देखा सर्वप्रथम। आपको पता भी होगा कि जो सेल की खोज की है, तो लिविंग सेल की जो खोज की है या जिसको सर्वप्रथम देखा है वो A.B. ल्यूवेनहॉक ने ही देखा। और ये इस कारण संभव हुआ कि इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया था। इससे पहले वास्तव में जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की, जिन्होंने वास्तव में क्या है कि जो कॉर्क की मृत छाल जो होती है, कॉर्क है, उसको देखा था और उसमें जो खाने होते हैं वो देखे थे। लिविंग सेल को सर्वप्रथम A.B. ल्यूवेनहॉक ने ही देखा था। इन्होंने ही बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ एंड RBC का विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने अपने जो रिसर्च है उसे द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय A.B. ल्यूवेनहॉक के नाम से प्रकाशित किया। तो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में A.B. ल्यूवेनहॉक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं ने जो ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, इसी से ये संभव हो पाया कि सूक्ष्म वस्तुओं को और सूक्ष्म जीवों को देख पाने में हम सफल हुए। और आज विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप बन चुके हैं, जिनसे कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे लगभग हम 2 लाख से 10 लाख गुना अधिक आवर्धित ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे यदि हम सिंपल जनरल क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं ल्यूवेनहॉक के बारे में, तो यहाँ जो एक शब्द वाले क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है या सूक्ष्मदर्शी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था। सर्वप्रथम लिविंग सेल को किसने देखा था, तो A.B. ल्यूवेनहॉक। और सर्वप्रथम स्पर्मेटोजोआ या जिसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, स्पर्म, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इसका, तो इसकी भी खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। और इन्होंने जो अपने शोध पत्र हैं वो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय A.B. ल्यूवेनहॉक के नाम से प्रकाशित किए। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन
स्वतः जनन का सिद्धांत, या इसे हम अजीवात जनन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, नाम से ही देखें, स्वतः जनन मतलब स्वयं उत्पन्न होना। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की जो उत्पत्ति होती है या जीव स्वतः ही निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। इसी को हम स्वतः जनन का सिद्धांत कहते हैं। अरस्तु के अनुसार जीव स्वतः ही सॉइल से उत्पन्न होते हैं या मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। सैमसन और बर्जिल के अनुसार, ये दो पादरी थे, उनके अनुसार जीव एबायोटिक सब्सटेंस से या अजीवा जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। बाइबल के अनुसार भी, बाइबल में लिखा गया है कि हनी से हनी भी उत्पन्न होती है। प्राचीन समय में पादरियों का समाज के ऊपर बहुत अधिक दबदबा था और समाज में उनकी बहुत अधिक इज्जत भी थी और उनकी बातों को तवज्जो दी जाती थी, तो उन पर बहुत अधिक विश्वास था। तो उनके जो ये सिद्धांत हैं काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो है वॉन हेलमोंट। इन्होंने इसका समर्थन किया है कि वास्तव में जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से ही हुई है। लेकिन फ्रांसिस्को रेडी ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया या इसे नकारा। इन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान एक बोतल ली और उस बोतल में मांस को रखा और उसके ऊपर एक मसलिन का क्लॉथ या एक महीन जाली रखी और उसके बाद इन्होंने देखा कि उसमें मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरे फ्लास्क में इन्होंने, यहाँ आप ये देखें, ये बोतल ली गई है। बोतल के ऊपर यहाँ पे इसको कवर्ड कर दिया गया है, जिससे मक्खियाँ जो भी अंडे वगैरह देंगी तो ये इसके ऊपर जो जाली है इसके ऊपर देती हैं और मांस तक वो नहीं पहुँच पाती हैं। और इसके बाद जब हम इसका निरीक्षण करते हैं तो इसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होती है, मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती। या इसे यदि बायो सील्ड पैक कर दिया जाए तब भी इसमें मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब इसे मांस को खुला रखा जाता है, मांस या मीट है, इसको खुला रखा जाता है, इस बोतल को खुला रखा जाता है, तो उस मांस की गंध से मक्खियाँ आकर्षित होकर और आती हैं, बैठती हैं, अंडे देती हैं। इसके कारण यहाँ पे मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि मक्खियाँ मांस की गंध से आकर्षित होके यहाँ आती हैं, अंडे देती हैं और अन्य मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं। और यदि इसे सील्ड पैक कर दिया जाए या किसी जालीदार जाली से ढक दिया जाए तो उस पर मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। इसी क्षेत्र में आगे लेज़रो स्प्लेंजनी ने अपने प्रयोग किए। इन्होंने भी अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो स्वतः नहीं होती है। इन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान ब्रोथ, जिसको मांस बोलते हैं हम, मांस को इन्होंने क्या किया, गर्म किया, हीट किया, गर्म किया। इन्होंने फ्लास्क लिए, ये फ्लास्क ए है और इस फ्लास्क में इन्होंने क्या कि गर्म मांस को रखा। दूसरा फ्लास्क बी, इसमें भी इन्होंने गर्म मांस को रखा। इस गर्म मांस को गर्म करने के बाद और सील्ड कर दिया, सील्ड पैक कर दिया और इसके बाद देखा कि इसमें ग्रोथ नहीं होती है। लगभग 1-2 सप्ताह वेट किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि मांस में जीव उत्पन्न नहीं होती है या मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। और जैसे ही इन्होंने इस मांस को खोल दिया और कुछ समय के लिए रखा, उसके बाद इसमें मक्खियाँ उत्पन्न हो गई। फर्स्ट जो उबला हुआ मांस था उसको ठंडा किया और इसको खुले जार में रखा। खुले जार में रखने के कारण कुछ समय बाद और उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई या मक्खियाँ उत्पन्न हो गई। तो ये सिद्धांत, ये प्रयोग
ये समझाता है कि जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात जो मांस है यदि उसको गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या जर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसे काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा भी जा सकता है और उसमें स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट देख लें, एक तो बोतल ए है और एक बोतल बी है। तो बोतल ए जिसको गर्म करने के बाद ठंडा किया गया और उसके बाद उसे खुला रखा गया, तो खुला रखने के कारण उस पर मक्खियाँ आईं, अंडे दिए, और इसके कारण इसमें अन्य मक्खियाँ उत्पन्न हो गई। यहाँ पे मक्खियाँ उत्पन्न हो गई, ग्रोथ हो गई उनकी। लेकिन जिसको सील्ड पैक किया था उसमें मक्खियाँ उत्पन्न नहीं हुई। फिर आगे यदि इस फ्लास्क को यदि ओपन रखा जाता है तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत भी क्या करता है, अजीवात जनन का जो सिद्धांत है उसको नकारता है कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही निर्जीव पदार्थों से नहीं होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसका भी विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि गर्म करने के कारण जो मांस में जो जीवत्व का जो लक्षण था और जीवत्व का जो कारण था वो नष्ट हो गया होगा, इस कारण से और जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। बाद में लुई पास्चर के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में स्वतः जनन द्वारा जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। स्वतः जनन का जो सिद्धांत है उसका उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा खंडन किया था। जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन एंड डिजीज, रोगों व किण्वन का रोग जर्म सिद्धांत। ये सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया है। लुई पास्चर जर्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो बियर और अल्कोहल का जो खट्टापन होता है वो जर्म्स के कारण होता है। ये जर्म्स अदृश्य होते हैं, इन्हें इसे ही हम जर्म सिद्धांत कहते हैं। जर्म सिद्धांत, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जर्म सिद्धांत किसने दिया और क्या है। तो जर्म सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार जो अल्कोहल या बियर का जो खट्टा होना है वो इसमें जर्म्स की उपस्थिति के कारण होता है, और ये जर्म्स अदृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, अर्थात ये दिखाई नहीं देते हैं उस समय तक के ज्ञान के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं वर्क ऑफ लुई पास्चर। लुई पास्चर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। लुई पास्चर जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट रहे हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही उस समय सिल्क कृमि में जो सिल्क उत्पादन में कमी आ रही थी, उसमें जो रोग पेब्रिन हो रहा था उसके कारणों का इन्होंने पता लगाया था। सिल्क कृमि जिसको आप अच्छे से जानते भी होंगे, सिल्क कृमि जिसे हम रेशम कीट के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक रोग लग गया था जिसे हम पेब्रिन कहते हैं। इसके कारण सिल्क उत्पादन में बहुत अधिक कमी आ गई थी। तो इसके बारे में इन्होंने रोगजनक के बारे में इसके पता लगाया और उसके निदान के लिए प्रयास किए। इन्होंने ही बियर और अल्कोहल के खट्टे होने के कारणों का पता लगाया। सोरनेस ऑफ बियर एंड अल्कोहल। इंडस्ट्री के क्षेत्र में तभी इन्हें हम फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक तो उन्होंने सिल्क उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया, दूसरा इन्होंने बियर और अल्कोहल के खट्टे होने के कारणों का पता लगाया था। इन्होंने बताया था कि कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ अदृश्य कारण मान सकते हैं हमें, अदृश्य जीव होते हैं या जिन्हें जर्म्स कहते हैं, जर्म होते हैं जो बियर और अल्कोहल के खट्टे होने का कारण बनते हैं। यदि इस बियर और अल्कोहल को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके और सील्ड पैक किया जाता है
तो बियर और अल्कोहल के इकट्ठे होने से रोका जा सकता है। इन्होंने पाश्चराइजेशन की तकनीक का विकास किया। पेय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उपस्थित जो जीवाणु हैं या जर्म्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। जनरली ऐसा होता है कि लगभग 62.5 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक यदि हम दूध या पेय पदार्थों को उबालें, या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक उबालने पर उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पाश्चराइजेशन की तकनीक का इन्होंने विकास किया जो कि काफ़ी चर्चित है, जिसके द्वारा दूध को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और जो बियर और अल्कोहल के खट्टेपन को भी रोका जा सकता है। इन्होंने ही चिकन कोलेरा के कारण और एंथ्रेक्स डिजीज के कारणों का पता लगाया कि ये किन कारणों से होती हैं। रेबीज वैक्सीन का इन्होंने ही विकास किया था और इम्यूनाइजेशन की जो तकनीक है इसी के द्वारा इन्होंने विकसित की थी। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण, रेबीज वैक्सीन सर्वप्रथम इन्होंने ही विकसित की थी। तो ये था लुई पास्चर का कार्य। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है कि बियर और अल्कोहल के खट्टे होने के कारणों का पता किसने लगाया? लुई पास्चर। पाश्चराइजेशन क्या है? पाश्चराइजेशन क्या है? तो पेय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसी को हम पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पेय पदार्थों को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करके और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने रेबीज वैक्सीन का खोज किसने की? तो लुई पास्चर। लुई पास्चर। नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ जॉन टिंडल। इनका भी जो वर्क है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जॉन टिंडल, इन्होंने स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किया। स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किया या रोगाणु रहित स्टरलाइजेशन की तकनीक। जॉन टिंडल, इन्होंने स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किया। इसकी तकनीक का उपयोग लेबोरेटरीज़ में और अस्पतालों में किया जाता है। स्टरलाइजेशन की तकनीक के द्वारा जो सूक्ष्म जीव हैं उनके जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पानी को क्वथनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है और उसके अंतर्गत जो लेबोरेटरी के एपरेटस होते हैं जैसे फ्लास्क है या इसके अलावा अन्य कांच की इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर जो औजार काम में लिए जाते हैं उनको भी जीवाणु मुक्त और जीवाणु रहित किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन की जो तकनीक इन्होंने विकसित की है जॉन टिंडल ने, उसका उस समय बहुत अधिक उपयोग था और हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के द्वारा इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इनके अनुसार क्या था कि अधिक टेम्परेचर पर जीवाणुओं को
इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जो अधिक टेम्परेचर पर भी पदार्थों को गर्म करने पर उनमें उपस्थित जो जीवाणुओं के जो बीजाणु होते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन्होंने उन जीवाणुओं को और उन जर्म्स को नष्ट करने के लिए और ये स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है। इन्होंने ही टिंडलाइजेशन तकनीक का विकास किया। टिंडलाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है कि अंतरायिक तापन किया जाता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट डे क्वथनांक बिंदु तक पानी को गर्म किया जाता है और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रखा जाता है। यदि उसमें कुछ बीजाणु रह भी जाते हैं जर्म्स के, तो उन्हें अगले दिन नेक्स्ट दिन और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन्हें गर्म किया जाता है, जिससे 2-3 दिन बाद और उसमें उपस्थित जो बीजाणु होते हैं जर्म्स के वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम अंतरायिक तापन या टिंडलाइजेशन के नाम से जानते हैं। टिंडलाइजेशन या इसे अंतरायिक तापन के नाम से जानते हैं, जिसमें कई दिनों तक निश्चित समय अंतराल पर इक्विपमेंट्स को या जो औजार हैं और परखनली हैं या लैब के जो सामग्री है जो कांच की बनी हुई है, फ्लास्क है, बीकर है या पिपेट है, इन सभी को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और वो रोगाणु रहित हो जाते हैं। तो इन्होंने स्टरलाइजेशन तकनीक का विकास किया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किसने किया? तो जॉन टिंडल ने। या टिंडलाइजेशन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बनता है टिंडलाइजेशन क्या है। देन हम बात करते हैं वर्क ऑफ रॉबर्ट कोच, जिनका कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ये एक जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के सॉलिड कल्चर मीडिया विकसित किए, जिन पर जीवाणुओं को या जर्म्स को आसानी से ग्रोथ कराया जा सकता है, उनकी संख्या में वृद्धि कराई जा सकती है। इन्होंने जैसे आलू का ठोस संवर्धन, एगार और जो सीरम, स्कंदित सीरम, इनका विकास किया अन्य साइंटिस्ट के साथ मिलकर। इसके अलावा इन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका पता लगाया जीवाणु का, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तपेदिक या जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, उसके रोगजनक का इन्होंने पता लगाया था। इसके रोगजनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक के रोगजनक का नाम। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 1905 का नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये है रॉबर्ट कोच। इन्होंने ही एंथ्रेक्स और कोलरा के रोगजनकों के बारे में पता लगाया। पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं हम। कोच अभिघृत, इसे हम कोच अभिघृत के नाम से जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कोच अभिघृत। इसके 4 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक रोग का कारक कोई रोगजनक होता है। फर्स्ट, कोई भी रोग है, रोग का कारक क्या होगा? कोई रोगजनक होगा। मतलब स्वतः ही अपने आप ही कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, उसका कारण होता है कोई रोगजनक, कोई पैथोजेंस होता है। इस रोगजनक को प्रयोगशाला में वृद्धि की कराई जा सकती है या इसका संवर्धन किया जा सकता है। जो पैथोजन है या रोगजनक है, पैथोजन या रोगजनक की प्रयोगशाला में वृद्धि या इसका संवर्धन कराया जा सकता है। और थर्ड, यदि इसे किसी स्वस्थ मनुष्य में प्रवेश करा दिया जाए तो वो रोग ग्रसित हो जाता है। एंड फोर्थ है, स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति से पुनः रोगजनक को निकालकर और प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है और उसकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। एक बार पुनः सुन लें आप। पोस्टुलेट ये कहता है कि प्रत्येक रोग का कारक कोई रोगजनक होता है। रोगजनक को प्रयोगशाला में
संवर्धित किया जा सकता है या इसकी वृद्धि कराई जा सकती है, और इस रोगजनक को स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कराने पर वह संक्रमित हो जाता है। और फोर्थ आता है कि संक्रमित व्यक्ति से इस रोगजनक को पुनः निकालकर प्रयोगशाला में संवर्धन किया जा सकता है। ये जो 4 बिंदु हैं ये कोच पोस्टुलेट या कोच अभिग्रत कहलाते हैं। वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का कार्य, इनका भी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है और इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, जो कि हम पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं। इन्होंने 1796 में वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी। इन्होंने स्मॉल पॉक्स व काउ पॉक्स के रोगजनक कारणों का पता लगाया था। स्मॉल पॉक्स या जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, ये जो गौपालक होते हैं उनमें इस रोग के प्रति इन्होंने प्रतिरक्षा देखी थी। जनरली क्या होता है कि जो गौपालक होते हैं उनके हाथों पर फफोले से पड़ जाते हैं, इससे अधिक ज़्यादा उनका संक्रमण नहीं होता और उनमें इनके अंतर्गत इम्यूनिटी पाई जाती है। इन्होंने क्या किया कि जो गौपालक होते हैं, गौपालक, उनके हाथों पर जो फफोले पड़ जाते हैं उनको इन्होंने वहाँ से इकट्ठा किया और इनको यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करा दिया जाता है तो वह स्मॉल पॉक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या उसका इम्यूनाइजेशन हो जाता है और उसे इन फ्यूचर और फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स नहीं होता या वो ग्रसित उससे नहीं होता है। इस प्रकार इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीका लगाने की तकनीक का विकास किया था, जो कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। तो इसमें ये जो हमने आपको विभिन्न साइंटिस्ट के वर्क के बारे में बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए.बी. लीeuwenhoek का वर्क, लुई पास्चर का वर्क, जॉन टेंडल का वर्क और रॉबर्ट कोच का वर्क। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको आप नोट कर लें कि कोच पोस्टुलेट क्या है। फर्स्ट है कोच अभिग्रहित क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोच अभिग्रहित क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक लुई पास्चर का वर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी। लुई पास्चर का वर्क क्या वर्क है इसके बारे में, और वैक्सीन की खोज किसने की, यह आप तैयार कर लें। और स्टरलाइजेशन की तकनीक का विकास किसने किया था और टेंडलाइजेशन क्या है। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है जिनको आप याद कर लेंगे। थैंक यू।